बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैर आफियत के साथ हैं। आज आपको चैप्टर नंबर 12 यानी कि थर्ड चैप्टर जो है हमारी 10th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक का, उसकी डिटेल मार्किंग करवाऊँगा ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँ कि आपने अपने चैप्टर के अंदर से कहाँ से क्या क्या चीज़ें याद करनी हैं। तो इसलिए तमाम बच्चे ज़रा चीज़ों को गौर से सुन लीजिएगा और साथ साथ निशान लगाते जाइएगा ताकि कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई क्वेश्चन या कोई पार्ट रह जाता है निशान लगाने का तो स्टूडेंट आप उसको मिस करके आगे साथ साथ चलते रहिएगा और बाद में रिवाइंड करके जो है वो अपने प्रीवियस वर्क को जो रह जाए वो साथ कंप्लीट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें आज के टॉपिक की तो डिटेल्ड मार्किंग ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द बुक है और ये हमारा लेसन नंबर 36 होगा। स्टूडेंट, अगर हम अपनी बुक पर शिफ्ट करें तो यहाँ बुक पर आप देखेंगे आपके पास सबसे पहले पेज नंबर 37 से आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इस चैप्टर नंबर 3 को जो कि पेज नंबर 37 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपने क्या क्या चीज़ें याद करनी है ये साथ साथ ज़रा पॉइंट आउट करते जाइएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे तो आपके पास है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपको सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीन बाय द रिफ्लेक्शन। सो यहाँ आपको आपकी डेफिनेशन मिल जाती है रिफ्लेक्शन की आपकी ब्लू कलर के ब्लॉक के अंदर, हाईलाइटेड ब्लॉक में। फिर हमने याद करने थे इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टूडेंट ये आपके पास दो हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने साथ ही साथ याद रखने। तो आपको पेज नंबर 37 पर यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। और नेक्स्ट हम शिफ्ट करेंगे अपने रिफ्लेक्शन की फर्दर टाइप्स पे। तो रिफ्लेक्शन की टाइप्स की जब बात की जाए तो हमारे पास दो रिफ्लेक्शन की टाइप्स आती हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन स्टूडेंट ये होगी, द रिफ्लेक्शन बाय द smooth surface is called regular reflection and same as the rough surface of these objects reflect the rays light in many directions, such type of reflection is called irregular reflection। तो ये दो टाइप्स की जो हैं वो आपके पास यहाँ पर रिफ्लेक्शन मिल जाती हैं। तो ये दो डेफिनेशंस भी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है स्फेरिकल मिरर्स का। और स्फेरिकल मिरर्स की स्टूडेंट आपको यहाँ पर डेफिनेशंस याद रखनी है। स्फेरिकल मिरर्स की जो डेफिनेशंस हैं उनमें हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। सबसे पहले नंबर पे तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ द मिरर आर कॉल्ड कनकेव एंड व्हाट टाइप ऑफ द मिरर आर कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। इसी तरह इनकी शेप्स का पता होना चाहिए और इनके कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो डायग्राम के अंदर आपको शो हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पोल है, अपर्चर है। तो ये चीज़ें किस तरह से हैं मैंने भी अपने लेक्चर में प्रॉपर डिटेल के साथ आपको ये बताई हैं। कनकेव मिरर की स्टूडेंट अगर हम बात करें बच्चे तो कनकेव मिरर की डेफिनेशन फर्स्ट लाइन कंप्लीट एंड सेकंड हाफ यहाँ तक आती है। अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कनकेव मिरर। सेकंड कन्वेक्स मिरर, अ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। तो ये दो आपने याद रखनी है। इसी तरह ये जो पॉइंट्स यहाँ पर हमने डायग्राम्स के अंदर शो किए हैं स्टूडेंट, ये आप देखिएगा कि ये भी आपने याद करने हैं कि यानी व्हाट इज़ मीन बाय द पोल, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज़ मीन बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस। इन तमाम की तमाम पॉइंट्स की जो डेफिनेशन है स्टूडेंट ये आपने याद रखनी है। और लास्ट में है हमारे पास फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ की जो डेफिनेशन है स्टूडेंट ये भी आप याद रखेंगे। इसी तरह जब हम बात कर रहे थे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की, यहाँ पर तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लीजिएगा कि कनकेव मिरर के अंदर मोस्टली हमारे पास इन्वर्टेड और रियल इमेज बनती है। कन्वेक्स मिरर के अंदर वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज बनती है। कनकेव मिरर जो है स्टूडेंट हमारे पास, हम कनकेव मिरर को यहाँ पर कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और इसका फोकस रियल होता है। ये भी पॉइंट याद रख लीजिएगा। ये शॉर्टकट वे में आपको सारी डिटेल बता रहा हूँ। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले कनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। कनकेव मिरर के अंदर स्टूडेंट आपने ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने हैं, साइड पर कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि कनकेव मिरर के अंदर इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, इसका फोकस रियल होगा और इस कनकेव मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इसी तरह स्टूडेंट सेकंड है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की जब बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास जो इमेज है उसकी प्रॉपर्टीज़ ये होंगी कि वो वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्टेड फॉर्म में होगा, यहाँ पर हमारा फोकस भी वर्चुअल होगा और इस मिरर को यहाँ पर हम नाम देंगे डाइवर्जिंग मिरर का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। इसी तरह ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनकेव और कन्वेक्स मिरर हैं, ये भी जो मैंने आपको शॉर्टकट पॉइंट्स में बता दिए हैं वही यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आपको जो शॉर्टकट पॉइंट्स याद करवाए हैं या बताए हैं आप सिर्फ उन्हीं को याद रख लीजिए, वही काफ़ी है।
इसी तरह अगर हम अपने नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करें स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पेज पर आप देखिएगा कि आपको सबसे पहले नंबर पे तो एक फार्मूला याद रखना है इमेज लोकेशन का, 1/f = 1/p + 1/q। यही फार्मूला हमारे पास लेंसेज के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो इसलिए आपने स्टूडेंट इनको अच्छी तरह से याद रखना है और इस फार्मूले को भी याद कर लेना है। साइन कन्वेंशन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको प्रीवियसली बताया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर कि हमारे पास ऑब्जेक्ट रियल कब होगा तो साइन क्या यूज़ करेंगे, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो साइन क्या यूज़ करेंगे। तो उसके लिए साइन कन्वेंशन का ये चार्ट है, ये आपने याद रखना है, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करता है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आइएगा नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 42 पर। पेज नंबर 42 पर सबसे पहले है स्टूडेंट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हमने याद करनी है, इसके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन याद करने हैं, स्नेल्स लॉ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन और फार्मूला, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यूज़ क्या हैं, ये हमने कुछ पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। तो सबसे पहले नंबर पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की ये डेफिनेशन यहाँ लिखी है, ये उसके दो लॉज हैं यहाँ से, यानी द रेशो ऑफ साइन आई ओवर साइन आर इज़ नाउन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, और ये उसका फार्मूला, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्नेल्स लॉ। ये पॉइंट्स जो है वो आप यहाँ पे याद रखेंगे। इसी तरह फिर हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है डिफरेंट मीडियम के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नीचे है स्टूडेंट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और ग्लास। ये वैल्यूज़ हैं जो आपने याद रखनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब बात की जाती है तो स्टूडेंट यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हमारे पास लिखा है, इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ अ मीडियम इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट c इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एनी मीडियम v, एंड दिस इज द फार्मूला। ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और डेफिनेशन हैं जो आपने याद रखनी है। स्टूडेंट यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट के अंदर से आपने कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है जो न्यूमेरिकल्स में मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो सके बाद में। तो वो हैं सबसे पहले नंबर पे मीडियम ऑफ डायमंड, मीडियम ऑफ ग्लास, आइस, वाटर एंड एयर। ये इनके इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है, यानी इन्होंने ऑलरेडी फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा। पेज नंबर 44 पर आ जाए स्टूडेंट, तो पेज नंबर 44 पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन में अगर देखा जाए तो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर को मोस्टली डिस्कस करते हैं। ये आपके पास एज अ शॉर्ट और एज अ लॉन्ग दोनों टाइप में जो है वो डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट जो आपको मिलता है आपके इस टॉपिक के अंदर वो ये है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन डेंसर मीडियम एंड एंटर्स इनटू अ रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा जो आप अपनी डिटेल के अंदर लिखेंगे। इसी तरह सेकंड जो पॉइंट है जो आप अपनी इस डिटेल में लिख सकते हैं स्टूडेंट, वो स्टार्ट होता है आपकी 5th लाइन की लास्ट से, यानी यहाँ से, द एंगल ऑफ इंसिडेंस that cause the refracted ray in the rare medium to bend through the 90 degree is called critical angle। ये सेकंड पॉइंट भी है और क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन भी है, तो आपने इसको याद रखना है। इसी तरह स्टूडेंट जो आपके पास लास्ट पॉइंट होगा इसके लिए वो ये है कि व्हेन द एंगल, अब हमारे पास ये डिस्कस करेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती कब है, तो थर्ड पॉइंट उसके लिए ये होगा कि व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल दो नो रिफ्रैक्शन अकर्स, the entire light is reflected back into the denser medium and this is known as total internal reflection of light। तो ये total internal reflection of light की definition होगी। इसी तरह ऑप्टिकल फाइबर है स्टूडेंट, तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आप अपनी ऑप्टिकल फाइबर की ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो डिटेल आपको यहाँ से लिखनी पड़ेगी। इसकी पहले आप हेडिंग्स बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी हेडिंग के अंदर आप पहले नंबर पे ऑप्टिकल फाइबर को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय ऑप्टिकल फाइबर, फिर आप इसकी कंस्ट्रक्शन बताएंगे कि किस तरह से बनी है, फिर आप इसकी वर्किंग डिटेल जो है वो शो करेंगे, एंड देन आफ्टर इट यू मस्ट हैव टू राइट द यूजेस फॉर द ऑप्टिकल फाइबर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में स्टूडेंट आपके पास ये है, आपने एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री इज ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास विच इज़ द 42 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें स्टूडेंट अपने नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 46 के ऊपर, तो पेज नंबर 46 पे हमारे पास स्टूडेंट बाकी डिटेल्स की बजाय हमें सबसे पहले एंडोस्कोपी को डिस्कस करना है। एंडोस्कोपी में आपको डिफरेंट डेफिनेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको मिलती है गैस्ट्रोस्कोप, सिस्टोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, ठीक है, एंडोस्कोप। तो इस तरह से ये फिर एंडोस्कोपी, तो ये बिल्कुल इनकी डेफिनेशंस भी प्रॉपर इन्हीं के साथ साथ लिखी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल endoscope used to examine the stomach, bladder and throat are called gastroscope, cystoscope and bronchoscope respectively। जैसे इनकी फर्दर टाइप्स जो हैं वो आपको बताई जा रही हैं, तो आपने स्टूडेंट इनको अच्छे तरीके से याद रखना है कि कौन सी टाइप किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं।
जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने इस पैटर्न पे लिखा है कि द एंडोस्कोप यूज्ड टू एग्जामिन द स्टमक। जो स्टमक को यूज़ करता है स्टूडेंट एग्जामिन करता है गैस्ट्रोस्कोप, जो ब्लैडर को एग्जामिन करता है सिस्टोस्कोप, जो थ्रोट को एग्जामिन करता है ब्रोंकोस्कोप। तो ये 3 हमारे पास टाइप हैं। और फाइनली हम ये लिखेंगे अ मेडिकल प्रोसीजर यूजिंग एनी टाइप ऑफ एंडोस्कोप इज कॉल्ड एंडोस्कोपी। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास जो और की पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर याद रखने हैं वो हमारी कोई बेसिक टर्म्स हैं हमारी लेंसेज से रेलेवेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ लेंसेज। टाइप ऑफ लेंसेज में स्टूडेंट ये टाइप्स हमारे पास मेंशन हैं, डबल कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स एंड दीज आर ऑल्सो। लेंस टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट आपने याद रखनी है, जैसे हमने मिरर के लिए याद की थी। तो प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये आपके नेक्स्ट पेज के ऊपर बाकायदा हाईलाइटेड फॉर्म के अंदर लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ से इनको भी जो है वो याद रखेंगे और करेंगे। प्रॉपर डेफिनेशंस बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट इनके अंदर। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं द लाइट रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द फोकल पॉइंट एफ। तो हम इसको सिंपल इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह फोकल लेंथ की डेफिनेशन है आपके पास। पावर ऑफ लेंस की स्टूडेंट डेफिनेशन, फार्मूला और इसकी वैल्यू जो इसके यूनिट की है कि वो कितना यूनिट होता है, यानी डायोप्टर भी इसका यूनिट है। तो आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे। इसी तरह इमेज फॉर्म करने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल्स रे किस तरह से पास आउट करती हैं, उसके लिए ये रूल्स यहाँ मेंशन हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारी फर्स्ट रूल ये है कि हमारी जो लाइट रे है वो इनिशियली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करती है एंड देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू द फोकस एफ। तो ये 3 रूल्स आपने स्टूडेंट लाजमी याद रखने हैं ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। स्टूडेंट पावर ऑफ लेंस का फार्मूला अब यही डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं। पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। इट्स फार्मूला इज दिस एंड इट्स यूनिट इज डायोप्टर। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर। तो ये बातें आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर स्टूडेंट जब रे डायग्राम्स की बात की जाती है तो ये 5 रे डायग्राम्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि फर्दर हमारी एप्लीकेशन में हमारे लिए हेल्पफुल थी। जैसे फॉर एग्जांपल इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो है वो पॉइंट्स हम यहाँ पर मार्क आउट कर सकते हैं। इनकी हमने प्रॉपर्टीज़ को ख़ास तौर पर याद रखना है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ एंड 2F के दरमियान रखेंगे तो क्या क्वालिटीज़ इमेज की प्रोड्यूस होंगी, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये आपको ऑरली याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ होगा, किस तरह की हमारे पास इमेज प्रोड्यूस होगी। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ आपने लाजमन इसकी स्टूडेंट याद रख लेनी है। इसके बाद स्टूडेंट फिर लेंस फार्मूला, इमेज फार्मूला जो है लेंसेज के लिए और मिरर्स के लिए सेम है, फार्मूला भी इसके लिए सेम है, तो आप ये याद रखेंगे। इसकी साइन कन्वेंशंस लेंसेज के लिए जो है ताकि हम न्यूमेरिकल्स में इनको यूज़ कर सकें वो यहाँ पर मेंशन है। इसको मैंने स्टूडेंट अपना, अगर आप टॉपिक जो मैंने ये पढ़ाया था इमेज फॉर्मेशन वाला, उसमें मैंने प्रॉपर आपको एक चार्ट की सूरत में ये शो करवाई थी अपने टॉपिक के अंदर, लेसन के अंदर। तो आप ये साइन कन्वेंशंस वहाँ से ईजीली भी फाइंड आउट करके याद कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो इस चैप्टर के अंदर चीज़ याद करने वाली और है जो हमें यहाँ पर पॉइंट आउट रखनी है स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे ये हमारी एप्लीकेशंस हैं कैमरा की, प्रोजेक्टर की, फ़ोटोग्राफ़र की। इनको सिर्फ आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, इनको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड इसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट सिंपल माइक्रोस्कोप। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये भी इतनी डिटेल में नहीं पूछी जाती, लेकिन इसका जो है क्या नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप का फार्मूला, इसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हमारे लिए हेल्पफुल है, ये याद रखना है, और रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन। एट लास्ट स्टूडेंट इसके अंदर हमारे पास है फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसकी प्रॉपर वर्किंग लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, इसकी रे डायग्राम बनाएंगे और इसके लास्ट में यूजेस मेंशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग शो की गई है रे डायग्राम में, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड यूजेस फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आप ये यहाँ से यहाँ तक मेंशन करके लिखेंगे। नेक्स्ट पे है स्टूडेंट हमारे पास एक और लॉन्ग क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर में अभी तक जो लॉन्ग क्वेश्चन आया स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे आया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। दोबारा इसकी डिटेल बताता हूँ कि हेडिंग्स क्या होंगी। सबसे पहले यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देन एक्सप्लेनेशन के अंदर कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, रे डायग्राम, मैग्नीफिकेशन, पावर, और लास्ट में यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सेम इसी तरह से आप टेलीस्कोप को भी डिस्कस करेंगे, और जब टेलीस्कोप को डिस्कस करें तो स्टूडेंट टेलीस्कोप के लिए भी यही हेडिंग्स होंगी, सेम हेडिंग्स रहेंगी जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिस्कस की थी, और इसकी डिटेल आपको आपके नेक्स्ट पेज पर मिल जाती है। इसमें ऊपर वाली डायग्राम को आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग और कंस्ट्रक्शन यही वाली आप लिख सकते हैं। तो ये आप मैग्नीफिकेशन का फार्मूला जो है वो यहाँ पर जो है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आपको मिल जाता है। यहाँ पर m = F/Fe ये मेंशन करेंगे और रे डायग्राम ये वाली ड्रॉ कर देंगे। थर्ड
थर्ड जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो है हमारी डिफेक्ट्स ऑफ विजन के। लेकिन उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस याद रखनी है अपनी ह्यूमन आई से रेलेवेंट। हमें पहले पता होना चाहिए कि आयरस क्या है, प्यूपल क्या है। इनकी डेफिनेशंस मैंने आपको प्रॉपर लिखवाई थी अपने लेसन में। जैसे फॉर एग्जांपल द आयरस इज़ अ कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना। इसी तरह से प्यूपल की डेफिनेशन भी अवेलेबल है। अकोमोडेशन की डेफिनेशन स्टूडेंट आपको आपके नेक्स्ट पेज पर मिल जाती है। तो आपने ये चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो याद रखनी है। नाउ दिस इज़ द अकोमोडेशन नियर पॉइंट फार पॉइंट। ये डेफिनेशन आपने बहुत ज़्यादा याद रखनी है। एमसीक्यूज़ के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ मेंशन है। जैसे फॉर एग्जांपल कि नियर पॉइंट इज़ लोकेटेड अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, इट इंक्रीजेज अबाउट 50 सेंटीमीटर एट द एज ऑफ 40 ईयर्स एंड रफली 500 सेंटीमीटर एट द एज ऑफ 60 ईयर। यानी ऐसा ऐसा दूर होना शुरू हो जाता है और लोगों की नज़दीकी नज़र जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है उम्र के लिहाज से। ये आपका लास्ट और थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन होगा डिफेक्ट ऑफ विजन का। डिफेक्ट ऑफ विजन में आप सबसे पहले डिफेक्ट को डिफाइन करते हैं, फिर नियर साइटेडनेस को डिफाइन करते हैं और नियर साइटेडनेस की करेक्शन भी डिफाइन करते हैं। इसी तरह ये डायग्राम्स, यानी नियर साइटेडनेस को डिफाइन करेंगे तो ये डायग्राम बनाएंगे, इसकी करेक्शन को डिफाइन करेंगे तो ये डायग्राम बनाएंगे। इसी तरह फिर फॉर साइटेडनेस की डेफिनेशन, इसकी ये डायग्राम, फिर इसकी करेक्शन और करेक्शन के लिए ये डायग्राम। तो ये आपके पास आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस अंदाज में। प्रॉपर डिटेल हर चीज़ किस तरह से कहाँ तक क्या लिखनी है, क्या क्या बातें हम बता सकते हैं बेटा, वो एक्सप्लेनेशन इसमें बहुत ज़्यादा कंक्लूडेड इस चैप्टर के अंदर लिखी है। तो इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा शॉर्टकट नहीं करवा सकता, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप इसको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। और बाकी अगर आपको कोई कंसेप्ट के हवाले से प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट आप लेसन प्रीवियसली सुन लें। अगर जब आप लेसन सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सारी की सारी डिटेल मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में डिफ़ाइन और एक्सप्लेन कर दी है, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का आंसर जो है वो ऑलरेडी मौजूद होगा इंशाअल्लाह ताला। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेसन भी सबसे ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।